हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है डिस्कस किए थे। पिछली वीडियो में हमने कंसिडरेशन एंड लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो हमारा नया टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स किसे कहा गया है? ठीक है, तो एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड नहीं होने चाहिए। बट वॉइड एग्रीमेंट किसे कहा जाता है उसका मीनिंग समझेंगे। तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उसका मीनिंग है एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ऑफ कोर्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो कोर्ट और लॉ, हमारा जो लॉ ऑफ कोर्ट है वो इन्फोर्स नहीं कर सकती, ऐसे एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट्स कहा गया है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट्स सिंपल डेफिनेशन है इसकी, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ ऑफ कोर्ट इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, जो हमारी इंडियन पेनल कोड है, जो इंडियन कोड है, इंडियन लॉ है, वो इन्फोर्स नहीं करती है, ऐसे सारे एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्रीमेंट ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो इंडियन कोर्ट में, हमारी इंडियन लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर किए गए हैं कि ये सारे जो है एग्रीमेंट वो सारे वॉइड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा मेन टॉपिक है। तो एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वॉइड। ठीक है, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स है जो वॉइड माने जाते हैं? ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, इनकॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि हमने इसेंशियल एलिमेंट्स देखे थे जो कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें कहा था कि जो पर्सन है वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो माइनर होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो भी होते हैं, इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो होते हैं उससे नहीं होना चाहिए। यानी कि हमने पिछली बार भी देखे थे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं, तो ऐसे जो भी माइनर है, इंसेन है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, ऐसे पर्सन से अगर एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड माना जाता है। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन से अगर एग्रीमेंट होता है तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड। फिर आता है एग्रीमेंट मेड अंडर बायलेटरल मिस्टेक एज टू मटेरियल फैक्ट। यानी कि ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो बायलिटरल मिस्टेक से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी ने एक बाइक सेल करने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो अगर दोनों को इस बात से वो अनजान है कि वो जो बाइक है, अगर हमें जिस तारीख को एग्रीमेंट करना है, ठीक है, जिस तारीख को बाइक सेल करनी, वो दोनों को पता नहीं कि बाइक जो है चोरी हो चुकी है। ठीक है, तो अगर इस तरह से बायलिटरल मिस्टेक हो, दोनों को अगर पता नहीं है, हमारा जो मटेरियल फैक्ट मिस्टेक है उससे अगर एग्रीमेंट हो तो वो सारे क्या हो जाएंगे? एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ठीक है, हमने पिछली बार भी देखा था कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो कब अनलॉफुल माना जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने कई सारे रूल्स देखे थे कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कब कब अनलॉफुल माने जाएंगे। तो उसमें हमने देखा था कि जो भी एग्रीमेंट होते हैं जो फ्रॉड करने के लिए हो, या तो फिर कोई इंडियन एक्ट के फॉरबिडन कोई एक्ट, कोई एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जो इमोरल हो, कोई एग्रीमेंट ऐसा हो जो पब्लिक पॉलिसी के अपोजिट हो, तो ये सारे जो एग्रीमेंट है वो कंसिडरेशन जो उनका है, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल हो, तो वो सारे एग्रीमेंट भी क्या माने जाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लॉफुल पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसका कुछ पार्ट जो है लीगल है और कुछ पार्ट जो है उसका इलीगल है। ठीक है, दो पार्ट में अगर डिवाइड किया जाए इसको, तो कुछ पार्ट जो है हमें लीगली दिखाई दे रहा है, कुछ काम जो हमने किया है वो लीगली है और कुछ काम जो है वो इलीगल है। ठीक है, तो अगर इसमें एक रूल्स है हमारा कि जो भी लीगल पार्ट होता है वो तो
लॉफुल वो तो लीगली माना जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, बट अगर इलीगल पार्ट है तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड। ठीक है, बट इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें कहा गया है कि कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो जिसका कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है लीगल एंड इलीगल दोनों पार्ट में है, बट हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम सेपरेटली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा पार्ट लीगल है एंड कौन सा पार्ट इलीगल है, ठीक है, इसको सेपरेटली हम नहीं कर पा रहे, तो वो सारा जो पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है वो क्या माना जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन विथ सर्टेन एक्सेप्शन, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो है, हमने पहले भी देखा था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट उसके एक्सेप्शन भी हमने देखे थे कि कौन से एक्सेप्शन है, कंसिडरेशन के नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, टाइम बार्ड डेप्थ है, ठीक है, तो इस एक्सेप्शन के अलावा अगर एग्रीमेंट होते हैं तो वो सारे क्या माने जाएंगे, वॉइड। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट है जो किसी को मैरिज करने के लिए रिस्ट्रेन करते हैं। इन द इंडियन लॉ किसी को भी हम, अगर किसी की एज, गर्ल्स की बात करें तो 18+ हो एंड बॉयज़ में 21+ हो, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम्हें कब मैरिज करना है, ठीक है, किसके साथ मैरिज करना है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर किसी को भी रिस्ट्रेन करता है मैरिज के लिए तो वो सारे एग्रीमेंट क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि हम किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं रोक सकते। ठीक है, ऐसे सारे जो भी एग्रीमेंट है वो सारे क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, उसमें भी कई सारे रूल्स होते हैं कि मान लीजिए कि किसी कोई पर्सन जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है, अब वो कंपनी जो है अगर ऐसा एग्रीमेंट करती है कि तुम जब तक यहाँ पे जॉब करोगे तब तक तुम्हें इसी तरह का कोई भी बिजनेस करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, अगर कंपनी की कोई ऐसी गुडविल हो, ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट कंपनी कर सकती है, बट हम किसी और को इस तरह से ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, और ऐसे एग्रीमेंट जो है माने जाते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा काम किया है, ठीक है, कोई इलीगल काम किया है, तो हम सामने वाले पर्सन को कोई लीगली जो भी वो अगर हमारे पर वो केस करना चाहे, ठीक है, लीगली प्रोसीडिंग हम पर करना चाहे, तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट जो सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो जो स्पेसिफिकली सर्टेन ना हो, किसी भी एग्रीमेंट से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एक्ट करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, किस टाइम पे करना है, किस प्लेस पे करना है, तो ऐसे सारे जो अनसर्टेन एक्ट है, अनसर्टेन एक्ट के लिए जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे जो है वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। ठीक है, इसका टॉपिक हम अलग से क्लियर करेंगे इसके बाद। वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहा जाता है, वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है बैटिंग करना, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक बेट लगाई है कि अगर आईपीएल मैच चल रही है, अगर ये टीम जीती तो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा, या तो फिर ये टीम हारी तो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा। तो इस तरह से अगर जो भी बैटिंग के जो भी वेजरिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या माने जाते हैं इंडियन कोर्ट में, वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीमेंट कंटीजन ऑन इम्पॉसिबल इवेंट एंड लास्ट एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल एक्ट के लिए हो, यानी कि अगर हमने किसी से ऐसा एग्रीमेंट किया है कि उसी पर्सन से हमने परफॉर्म करवाना है, बट उस पर्सन की अगर डेथ हो गई है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल एक्ट माना जाएगा। तो ऐसे एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट है, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर किए गए हो, यानी कि अगर हम किसी कहे कि ये अगर तुम ये मेरा काम कर लो तो मैं तुम्हें जादू से पता नहीं ये क्या बना दूंगा, ठीक है, तो ऐसे सारे इम्पॉसिबल इवेंट के लिए अगर एग्रीमेंट हो तो वो सारे क्या माने जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी एग्रीमेंट कोर्ट जो है, लॉ ऑफ कोर्ट है, इन्फोर्स नहीं कर सकती है करने के लिए, वो सारे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी उसकी हमने एक्सप्रेसली हमें बताया गया है कि ये सारे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माने जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट किसे कहा गया है? तो वेजरिंग का मतलब होता है, वेजर का मतलब होता है टू बेट। ठीक है, यानी कि वेजरिंग का मतलब होता है बेटिंग। ठीक है, वेजरिंग का मतलब क्या होता है? बेटिंग, यानी कि हम किसी से शर्त लगाते हैं किसी अनसर्टेन इवेंट को अगर हो रही है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर बेट लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट। मीनिंग की तरफ जाते हैं तो वेजरिंग मीन्स एन एग्रीमेंट वेयर कैश इज एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यानी कि हम किसी से ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जहां पे कैश एक्सचेंज होती है डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये अनसर्टेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने ए ने बी से बेट लगाई है, एक शर्त लगाई है कि आईपीएल में अगर जयपुर जीत रही है, ठीक है, तो उसे 100 रुपीज देगा। ठीक है, ए ने बी से बेट लगाई कि जयपुर की टीम अगर जीतेगी तो 100 रुपीज देगा। अगर वो हार गई तो बी को उसे 100 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैच जो है वो क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, जिसका दोनों पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वेयर कैश इज एक्सचेंज डिपेंड ऑन रिजल्ट। ठीक है, अब एक टीम हारती है उसमें और एक टीम क्या होती है? विन करती है। ऐसा तो नहीं होता कि दोनों टीम विन करे या तो फिर दोनों टीम जो है वो हार जाए। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आता है उसके पर अगर इसका जो है इवेंट जो है अनसर्टेन हो, ठीक है, तो उसे, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को माना जाता है वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो वेजरिंग मीन्स एन एग्रीमेंट वेयर कैश इज एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो इट्स इलीगल इन इंडिया दस ऑलवेज वॉइड, यानी कि वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो सारे के सारे इंडिया में, इंडियन कोर्ट में वो सारे क्या है? इलीगल है, वॉइड माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया, टू प्लेस अ वेजर ऑन अ आईपीएल मैच इज वॉइड। ठीक है, आईपीएल मैच पे जो भी हमारी वेजरिंग होती है वो सारी क्या मानी जाती है? वॉइड। ठीक है, फिर आता है इफ वन पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट इट इज नॉट वेजर, यानी कि कोई भी पार्टी, इन दोनों में से अगर कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट पे अगर कंट्रोल रखती है तो वो वेजरिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह दूं कि तुमने अगर मुझे 100 kg कुछ भी हमें गुड्स दिया, ठीक है, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये क्या हुआ? वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। वो जो है क्या माना जाएगा? उसने गुड्स सप्लाई कर दिए और उसने क्या किया? उसके ऊपर उसको पैसे दे दिए, तो ये जो है वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी ने दोनों ने एक बेट लगाई कि अगर कल रेन होता है, ठीक है, अगर बारिश होती है तो मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, अगर नहीं होती है तो तुम मुझे 1000 रुपीज देना। ठीक है, अब रेन है तो रेन के ऊपर दोनों का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये जो है हमारा क्या हुआ? एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हुआ जिसके ऊपर दोनों पार्टीज का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो इसको कहा जाता है वेजर। ठीक है, फिर आता है वेजर एंड कोलेटरल ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल टू वेजरिंग इज वैलिड, यानी कि कोई भी कोलेटरल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोलेटरल ट्रांजेक्शन जो है वो तो सारे क्या माने जाते हैं? वैलिड माने जाते हैं। वैसे तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो क्या है? वॉइड एग्रीमेंट।
बट उसके कोलेटरल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो वैलिड माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी से कोई बेट लगाई है फॉर द वेजरिंग, यानी कि आईपीएल मैच के ऊपर उसने बेट लगाई है, कितने रुपीज की, 5,000 रुपीज की, ठीक है। अब ए ने क्या किया है, सी से पैसे जो है, रुपीज जो है उसने प्लीज किए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए जो है वो हार गया, ठीक है। ए जो है 5,000 रुपीज उसने सी से जो है उसने लिए है, सी से उधार लिए है, ठीक है। अब ए जो है वो बैट हार जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ए जो है वो ये नहीं कह सकता कि हमने जो है दोनों ने वेजरिंग एग्रीमेंट किया था वो तो वॉइड था, अब तुम मुझ पर केस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट पे इंडियन कोर्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकती है, वो रीजन नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि ए एंड सी के बीच कोई भी, उसने तो क्या किया है, उसको उधार दिए है, ठीक है, फॉर द कोई भी रीजन से उसने उसको उधार दिए है, तो इन दोनों के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो तो क्या माना जाएगा, वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो वेजरिंग के अलावा जो भी कोलेटरल ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वैलिड ट्रांजेक्शन। सी कैन शू ऑन ए फॉर द 5,000 रुपीज, ठीक है। तो वेजरिंग के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी वेजरिंग के एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड माने जाते हैं। अगर किसी पार्टी का उसके पर कंट्रोल है तो वो वेजरिंग नहीं कहा जाता, और उसके कोलेटरल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड। फिर आता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, तो फर्स्ट देखते हैं प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी वर्थ, यानी कि जो भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो मनी या तो फिर मनी सिमिलर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी सिमिलर कोई भी वर्थ कोई भी गुड्स होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी वर्थ। उसके बाद होता है अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। ये मेन टॉपिक रहता है हमारा कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जो भी वेजरिंग हुई है वो अनसर्टेन इवेंट पर होती है, ठीक है। इसका किसी भी पार्टी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, अनसर्टेन इवेंट है, यानी कि अगर कोई भी सर्टेन इवेंट के लिए वेजरिंग हो, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट हो तो वो वेजरिंग नहीं माना जाता है, ठीक है। फिर आता है बोथ साइड हैज चांस टू विन और लॉस, यानी कि दोनों साइड, दोनों पार्टी को चांस होता है कि दोनों पार्टी विन भी कर सकती है या तो फिर लॉस भी कर सकती है। ऐसा नहीं होता कि दोनों पार्टी विन कर जाए या तो फिर दोनों पार्टी लॉस कर जाए, ठीक है। एक पार्टी विन करेगी तो एक पार्टी क्या करेगी, लॉस करेगी, ठीक है। फिर आता है नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, यानी कि दोनों पार्टीज का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उसे कहा जाता है वेजरिंग, ठीक है। फिर आता है नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, यानी कि इसके अलावा, विन और लॉस के अलावा इन पार्टीज का इनके पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वेजरिंग के। आई होप आपको समझ में आएगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ओनली बैटिंग मीन्स के आपको एग्रीमेंट में कैश एक्सचेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आगे हम डिस्कस करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया है, ठीक है। तो उसका मीनिंग देखेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा गया है कि कोई भी इवेंट जो है होती है या तो फिर नहीं होती है, उसके पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसे कहा जाएगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को ये कहा है कि अगर तुम्हारी जो गुड्स की शिप है, ठीक है, गुड्स की जो शिप है वो अगर सही तरीके से, ठीक है, अगर सेफली यहाँ पे रीच हो जाएगी तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक इवेंट जो है हैपन होती है, अगर ये जो शिप है सेफ्टली रीच हो जाती है तो वो क्या करेगा, उसे पेमेंट कर देगा। तो ये जो इवेंट अगर हैपन होती है तो उसे क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो है कंटीजेंट
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द सम इवेंट। ठीक है, ये जो है कुछ होने पर या तो फिर कुछ ना होने पर अगर डिपेंड करती है तो उसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। ठीक है, उसके मेन प्रोविजन हम देखेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो भी परफॉर्मेंस है सेफली अगर रीच हो जाती है तो उसे पेमेंट मिल जाएगा या तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद द इवेंट अपॉन विच परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इवेंट होती है वो कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को कहते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्यूशन क्लासेस वाला आता है, ठीक है, और हम उसे ये कह दे कि अगर तुम अच्छा पढ़ाओगे, ठीक है, तो मैं तुम्हें इतनी फीस दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, तो ये जो है उसका कंसिडरेशन, ये जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा पढ़ाना तो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है, तो कंसिडरेशन इट इज अ नॉट पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, फिर आता है अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने सारे जो भी है अपने एलिमेंट्स देखे थे, इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। फिर आता है कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में कंसिडरेशन होना चाहिए। जो भी हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स देखे वो सारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी, गारंटी। गारंटी यानी कि हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें कहा जाता है कि अगर इसको कुछ हुआ, ठीक है, हमने किसी से मशीन ली है, ठीक है, और हमें गारंटी दी जाती है कि अगर इसको 2 इयर्स में कुछ भी होता है, इसकी मशीन में कुछ भी खामी होती है, कुछ भी खराबी होती है, तो हम उसको एक्सचेंज कर देंगे या तो फिर रिपेयर कर देंगे। तो ये जो भी गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस की बात करें कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट में अगर आपका इंश्योरेंस है तो अगर होता है तो ये जो सारा खर्चा है वो क्या करेंगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब होता है? कोई भी इवेंट होने पर या तो फिर ना होने पर कुछ जो भी डिपेंड करती है, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो माने जाएंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है? ठीक है, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक तो मेन होता है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, कोई अनसर्टेन इवेंट तो है बट इसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हैं। बट जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, वो सारे वॉइड माने जाते हैं, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है और दोनों पार्टीज का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और दोनों पार्टीज का उसके रिजल्ट से कोई भी उसका दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता है। सिर्फ उसको मनी एक्सचेंज करने का ही उनका इंटरेस्ट होता है, विन एंड लॉस के ऊपर ही उनका इंटरेस्ट होता है। बाकी कोई भी उनकी इवेंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट में। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस किए, वॉइड एग्रीमेंट्स, वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये तीनों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये तीनों टॉपिक जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के रिलेटेड है। ठीक है, हम दूसरी वीडियो में आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।